ठाकुर जयवीर सिंह 28 साल का एक कामयाब बिजनेसमैन है। अपने काम के प्रति जुनून की वजह से ही उसने अपने परिवार से अलग अपने दम पर अपना बिजनेस शुरू किया और अपनी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया। पर जयवीर का एक अतीत है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। उस अतीत को भुलाने के लिए वो दिन रात काम में डूबा रहता है। हंसी तो शायद उसके होठों पर आना ही भूल गई है। ठाकुर जयवीर सिंह की दादी कल्याणी देवी जी अपने पोते जयवीर को शादी के लिए मना मना कर थक चुकी हैं, पर वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जयवीर की जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो वो शायद अपने अतीत और अपने अतीत की कड़वी यादों को भूल जाए। कल्याणी देवी जी के बड़े पोते जयवीर सिंह के बड़े भाई ठाकुर विक्रम सिंह जी और भाभी नीलिमा जी ने भी जयवीर को शादी के लिए मनाने की अपनी पूरी कोशिश की, पर जयवीर से शादी के लिए हाँ नहीं करवा सके। विक्रम जी और नीलिमा जी के कोई औलाद नहीं है, तो वो जयवीर को अपने बच्चे से भी बढ़कर प्यार करते हैं। दादी माँ जयवीर की शादी को लेकर बहुत परेशान थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे जयवीर शादी के लिए हाँ कर दे और वो शादी के लिए लड़की ढूंढ सके। एक दिन दादी माँ के पास उसी शहर में रहने वाले उनके एक जानकार बिजनेसमैन अमर सिंह जी मिलने आए। अमर सिंह जी की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम आद्या और छोटी बेटी का नाम वैदेही है। अमर सिंह जी की पत्नी का देहांत हो चुका है। वो एक जाने माने खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अचानक से उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ और उनका बिजनेस डूबने की कगार पर पहुंच गया। तो वो आज कल्याणी देवी जी से अपने बिजनेस को बचाने में मदद मांगने के लिए आए हैं। दादी माँ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उनकी मदद के बदले उन्होंने उनकी बड़ी बेटी का हाथ मांग लिया। अमर सिंह जी तो सुनकर फूले नहीं समाये। भला अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद कौन नहीं चाहेगा। और वो इस रिश्ते के लिए तुरंत मान गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जयवीर एक हीरा है। वो उनका दामाद बन जाए, इससे बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता था। अमर सिंह जी तो रिश्ते के लिए मान गए। अब सारा मसला ये था कि जयवीर को इस शादी के लिए कैसे राजी करें। रात को जब जय ऑफिस से लौटा तो दादी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, जय, हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है और तुम्हें शादी के लिए अब हाँ करनी पड़ेगी, और इस मामले में अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। जय बोला, पर दादी माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। दादी माँ बोली, देखो जय, अमर सिंह को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उन्हें मदद की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम उनकी मदद कर दोगे, क्योंकि वो हमारे पास मदद को आए हैं और मैं जानती हूँ कि अपने पास मदद मांगने आए हर इंसान की तुम मदद करते हो। पर मेरी एक शर्त है, तुम उनकी मदद तभी कर सकते हो जब तुम उनकी बेटी से शादी करोगे। अगर तुमने उनकी मदद करनी है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जय मुंह खोलकर हैरानी से दादी माँ को देखने लगा। दादी माँ बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, दादी हूँ तुम्हारी। जय बोला, दादी माँ, ये आप कौन सी अजीबो गरीब शर्त रख रही हैं, ऐसा होता है क्या। दादी माँ बोली, ऐसा ही होता है, मुझे तुम्हारी शादी करनी है और घी सीधी उंगली से निकल नहीं रहा है, तो मैंने उंगली टेढ़ी कर ली है। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उनकी मदद भी नहीं करने दूंगी। आ जाने दो उन्हें सड़क पर। जब वो सड़क पर दर दर की ठोकरें खाएंगे तो तब तुम उनकी हालत देखकर पछताओगे। तुम्हें लगेगा कि काश दादी की बात मानकर उनकी मदद कर दी होती। उनकी बर्बादी के तुम जिम्मेदार होंगे। जयवीर तो दादी को देखकर अचंभे में था कि दादी ने क्या दिमाग लगाया। मदद ना करूं तो वो बर्बाद हो जाएंगे और मेरी मदद ना करने से वो बर्बाद हो गए तो मैं सारी जिंदगी इस गिल्ट में ही रहूंगा। और अगर दादी की बात मानता हूं तो शादी करनी पड़ेगी। ये कहाँ फंसा दिया दादी ने मुझे। जय को सोच में डूबा देखकर दादी बोली, तो क्या सोचा तुमने। जय बोला, दादी माँ, मुझे सोचने के लिए कुछ समय तो दो। दादी बोली, समय ही तो नहीं है मेरे पास, मैं तो जल्द से जल्द तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ। तू अभी हाँ कर रहा है या नहीं, और अगर ना कहेगा तो मैं अभी अमर को फोन करके मना कर दूंगी कि कहीं और दरवाजा खटखटाए, हम तुम्हारी मदद करने लायक नहीं है। जॉय अब समझ गया कि ये चाल दादी का बुना हुआ है, इसमें से निकलना मुश्किल है, तो दादी के सामने उसने हार मानकर हथियार डाल दिए और शादी के लिए हाँ कह दी। शायद भगवान ने वो समय ला दिया था जब उसके जीवन में किसी का प्रवेश होना था, इसलिए जो इतने समय से शादी के लिए नहीं मान रहा था, भगवान ने उसके मुंह से हाँ निकलवा दी।
दादी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने तुरंत अमर जी को फोन करके कह दिया कि कल हम शगुन लेकर आ रहे हैं और कल ही हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। अगले दिन दादी माँ, विक्रम जी और नीलिमा जी शादी का शगुन लेकर अमर जी के यहाँ पहुंच गए। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाला तो 4 दिन बाद का ही शादी का मुहूर्त निकल आया। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के दिन दोपहर के समय वैदेही अपने घर के सामने खड़ी अपने फूलों से सजे बंगले को देखकर बहुत खुश हुई। वो गेट खोलकर अंदर आ गई। बंगले की दीवारें लाइट्स और फूलों की लड़ियों से सज रही थी। वो चहकते हुए घर के अंदर आई। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। उसकी नजर अपने पापा अमर सिंह जी पर गई। पापा! वो दौड़कर उनके गले लग गई। अमर जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, आ गई मेरी गुड़िया। वैदेही ने मुंह बनाकर कहा, हाँ पापा, दीदी की शादी है तो मैं कैसे नहीं आती, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वो क्यों बेटा? अमर जी ने पूछा। क्योंकि आपने दीदी की शादी ऐसे अचानक तय कर दी मेरे एग्जाम्स के बीच। मैं तो किसी रस्म को भी इंजॉय नहीं कर पाई, और तो और मैंने तो दीदी के होने वाले दूल्हे को भी अब तक नहीं देखा। आपको ऐसे क्या जल्दी थी शादी की? मेरे एग्जाम्स के बाद भी तो हो सकती थी शादी। मैंने तो कितना कुछ मिस कर दिया। वैदेही मुंह फुलाकर बोली, लड़के वालों को जल्दी थी बेटा, वो सब छोड़ो, ये बताओ एग्जाम्स कैसे हुए? अमर जी ने पूछा। एग्जाम्स? पूछो मत पापा, जब से सुना दीदी की शादी है, एक्साइटमेंट में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हुई। वो तो अच्छा हुआ आज मेरा आखिरी पेपर था, वरना मैं दीदी की शादी भी मिस कर देती। वैदेही बोली, ऐसे कैसे शादी मिस कर देती? तुम शादी में रहो इसलिए तो आज की डेट पर शादी रखी है। वैसे भी पंडित जी ने 2 दिन पहले या आज का मुहूर्त निकाला था, इसलिए आज की डेट फिक्स कर दी थी ताकि तुम भी रह सको शादी में। अमर जी ने प्यार से कहा तो वैदेही की नाराजगी कुछ कम हुई। वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए तो एग्जामिनेशन हॉल से सीधा एयरपोर्ट गई, इंदौर के लिए फ्लाइट ली और अब यहाँ आपके सामने। अच्छा ठीक है, अब जाकर कुछ खा लो और आराम करो, सफर से आई हो थक गई होंगी। शाम को बारात जल्दी आएगी क्योंकि शुभ मुहूर्त जल्दी का निकला है और तुम्हें शाम के लिए रेडी भी तो होना होगा। अमर जी ने कहा। जी पापा, लेकिन मैं पहले दीदी से तो मिल लूं। वैदेही बोली। जाओ मिल लो, अपने कमरे में होगी। अमर जी ने कहा तो वैदेही दौड़ते हुए कमरे की ओर चली गई। अमर जी मुस्कुराते हुए उसे जाते देखते रह गए। वैदेही जल्दी जल्दी में सामने किसी से टकरा गई। ये आजकल की लड़कियां देखकर भी नहीं चल सकती, बस तूफान मेल की तरह बिना देखे भागती हैं। एक अधेड़ उम्र की महिला ने सिर पकड़कर गुस्से में कहा। बुआ जी! वैदेही खुशी से उनके गले लगकर बोली। ये देखकर बुआ जी ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई तू? बुआ जी भी मुस्कुराते हुए बोली। वैदेही बोली, हाँ बुआ जी, बस अभी अभी आई हूँ। बुआ जी मुंह बिगाड़ कर बोली, ये क्या बात हुई? बहन की शादी में तुम मेहमानों की तरह आ रही है? क्या करूं बुआ जी, एग्जाम्स थे, अब दीदी की शादी का मुहूर्त इसी डेट पर निकला तो इसमें मेरा क्या दोष? वैदेही बोली, हाँ हाँ सब जानती हूँ, किसका दोष? जा जाकर मिलने आद्या से, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। बुआ जी बोली। थैंक यू बुआ जी। ये बोलकर वैदेही उनके गाल पर प्यार से किस करके भाग गई और बुआ जी उसे मुस्कुराते हुए देखते रही। दीदी! वैदेही ने कमरे में आते ही कहा। आ गई तू? आदि ने खुशी से कहा और उसके गले लग गई। हाँ आ गई, लेकिन ये क्या, आपने शादी की इतनी जल्दी क्यों मचाई? मैंने सारी रस्में मिस कर दी, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ। वैदेही ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मेरी बहना, ये सब कुछ हुआ ही नहीं तो मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। आदि ने कहा। क्या यू मीन कोई रस्म नहीं हुई? वैदेही ने कहा। हाँ, तेरे जीजा जी को ये सब पसंद नहीं, दिखावा लगता है उन्हें ये सब। हाँ, मेहंदी बुआ जी और उनकी दादी के कहने पर मैंने लगा ली, शगुन बस और कुछ नहीं। आद्या ने कहा। क्या दीदी, रुकी रुकी शादी कर रहे हो आप? वैदेही मुंह बनाकर बोली। कभी कभी दूसरी खुशी के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं हमें। आद्या ने खोए हुए कहा और फीकी मुस्कुरा दी। अरे दीदी, कहाँ खो गई? अभी से जीजू के ख्यालों में खोने लगी। वैदेही ने आद्या को छेड़ते हुए कहा। कहीं नहीं, चल तू फ्रेश हो जा, फिर कुछ खा लेना। आद्या ने कहा तो वैदेही वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही आद्या फिर से कुछ सोचने लगी। शाम को जल्दी ही बारात आ गई थी। घर के सभी लोग दूल्हे का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। वहीं वैदेही उछक उछक कर दूल्हे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेहरे की वजह से उसे दूल्हे का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी बुआ जी की आवाज आई, अरे लड़कियों, दुल्हन को कमरे में अकेले छोड़ आई। ऐसे अकेले नहीं छोड़ती दुल्हन को, जाओ जल्दी से उसके कमरे में। ये सुनकर सभी लड़कियां दुल्हन के कमरे में जाने लगी। बुआ जी ने वैदेही को रोकते हुए कहा, बेटा तू मेरे साथ चल, एक बार सारा सामान देख ले, मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा सब। अभी पंडित जी भी आवाज लगाने लगेंगे। बुआ जी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं हूं ना, चलिए मेरे साथ। वैदेही बुआ जी के साथ चली गई। कुछ देर बाद अमर जी वैदेही के पास आए। वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। बेटा जरा चलना मेरे साथ। अमर जी ने कहा, पापा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जयमाला का समय भी हो गया है, आप जाइए, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। वैदेही बोली, नहीं बेटा रुको। अमर जी ने कहा तो वैदेही के कदम रुक गए। उसने मुड़कर अपने पापा को सवालिया नजरों से देखा। मेरे साथ चलो बेटा, अमर जी ने कहा और उसे दुल्हन के कमरे में ले आए, जहां आध्या दुल्हन के जोड़े में परेशान सी यहाँ से वहां टहल रही थी। क्या हुआ पापा, आप मुझे यहाँ ऐसे क्यों ले आए? और दीदी को क्या हुआ, ये चेहरे पर परेशानी कैसी? अरे मुस्कुराइए दीदी, जयमाला का समय भी हो रहा है। वैदेही अभी और कुछ बोलती कि अमर जी उसे बीच में रोककर ही बोले, बेटा अब ये शादी तुझे करनी होगी। वैदेही हैरानी से अपने पापा को फिर आद्या को देखने लगी। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये शादी तुझे करनी होगी। अमर जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है पापा, शादी तो दीदी की है, फिर मैं क्यों? वैदेही ने कहा, क्योंकि जयवीर ने आद्या से शादी करने से मना कर दिया है। अमर जी परेशानी से बोले। वहीं आद्या की आंखों में आंसू झिलमिला गए। वैदेही तो ये सुनकर जैसे सन रह गई। उसने खुद को किसी तरह संभाला। वैदेही गुस्से से बोली, ये क्या बकवास है, अगर शादी करनी ही नहीं थी तो पहले हाँ क्यों की और बारात लेकर क्यों आए? और ये क्या बात हुई, अब दीदी से नहीं मुझसे शादी करनी है? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? बेटा उसने मना क्यों किया, उसका कारण उसने नहीं बताया। बहुत पूछा लेकिन वो इस शादी से इनकार कर रहा है। बारात अगर दरवाजे से लौट गई तो बड़ी बदनामी होगी। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी इज्जत और मान सम्मान का वास्ता देकर तेरे साथ शादी के लिए मनाया है। लेकिन पापा मैं ऐसे अचानक शादी कैसे कर सकती हूँ, ये कैसे मुमकिन है पापा, आप समझिए। वैदेही परेशान होकर बोले, बेटा मेरी इज्जत अब तेरे हाथ है, तू चाहे तो बचा ले, चाहे तो उछाल दे। जयवीर तो मान गया है तुझसे शादी के लिए। अमर जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोले, कौन है ये जयवीर, जरा मैं भी तो देखूं कि इतना तमाशा बनाने वाला ये है कौन? ये बोलकर वैदेही गुस्से से वहां से जाने लगी तो अमर जी रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए और बोले, नहीं मेरी बच्ची, इस समय गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम ले, बचा ले अपने बाप की इज्जत, साथ ही साथ अपना बिजनेस और रुतबा भी। ये सुनकर वैदेही हैरान हो गई और उन्हें उठाती हुई बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, हमारा बिजनेस, ये शान शौकत, हमारा घर, फैक्ट्री सब नीलाम हो जाएंगे अगर तुमने ये शादी नहीं की तो। अमर जी बेबसी से बोले, पापा ये सब कब और कैसे हुआ, आपने हमें बताया क्यों नहीं? वैदेही नाराजगी से बोली, बेटा हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसलिए शादी इतनी जल्दी तय हुई, क्योंकि ये शादी एक डील है कल्याणी देव जी, जयवीर की दादी की। इसी क्षण पर वो हमारी मदद करने को तैयार हुई कि मैं अपनी बेटी की शादी उनके पोते जयवीर से करवाऊं। अमर जी बोले तो वैदेही उन्हें हैरानी से देखने लगी। पापा इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। दीदी क्या आप जानती थी कि ये शादी एक बिजनेस डील है? वैदेही बोली तो आद्या ने हाँ में सिर हिला दिया। ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये शादी एक डील के तहत है तो वो जयवीर ऐसे ऐन वक्त पर मना कैसे कर सकता है? वैदेही ने कहा, पता नहीं बेटा, अचानक ही उसने ये शादी करने से इनकार कर दिया, कह रहा है कि आद्या से शादी नहीं करेगा। वो तो बड़ी मुश्किल से उसे तुम्हारे लिए बनाया है। बेटा अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम इनकार करती हो तो कर सकती हो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। अमर जी रोते हुए बोले। वैदेही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पापा के भी आंसू पोंछते हुए बोली, पापा अब बस आप नहीं रोएंगे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझ पर आपका पूरा हक है पापा, आप मेरे जन्मदाता हैं, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जान भी दे सकती हूँ आपके लिए, ये तो फिर भी शादी है। वैदेही ने कहा और आद्या की ओर देखने लगी, जो अपनी आंसू से भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। जाओ बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। आद्या
अपनी शादी का जोड़ा वैदेही को दे दो, अमर जी ने कहा और कमरे से बाहर आ गए। आद्या ने अपना जोड़ा उतार कर कपड़े चेंज किए और वो शादी का जोड़ा भारी मन से वैदेही ने पहन लिया। बहुत सुंदर लग रही हो, आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ कर देना दीदी, मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई, वैदेही ने दुखी स्वर में कहा। पागल है क्या, माफी की क्या जरूरत है, वैसे भी ये शादी एक डील है, चाहे तेरी हो या मेरी क्या फर्क पड़ता है, आद्या ने समझाते हुए कहा। फर्क तो पड़ता है ना दीदी, आपने इस शादी को लेकर अब तक जाने कितने सपने सजोए होंगे, मेरी वजह से वो सब सपने टूट गए, वैदेही बोली। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो किस्मत का खेल है, अब तू ये सब बातें अपने मन से निकाल और जल्दी से रेडी हो जा, आद्या ने कहा और उसकी चुंडी फिक्स करने लगी। वैदेही उसे देख मन ही मन बोली। मैं जानती हूँ दीदी, आप चाहे कुछ ना खाओ, चाहे ऊपर से कितनी भी खुश दिखाओ अपने आप को, लेकिन अंदर से तो तकलीफ हुई ही होगी आपको, आपका दिल तो दुखा ही होगा, आपका दिल दुखाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वैदेही अपने ख्यालों में ही थी कि तभी कमरे में अमर जी आए। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। बेटा इन पर साइन कर दो, अमर जी ने पेपर्स वैदेही के आगे रखते हुए कहा। ये कैसे पेपर्स हैं पापा, वैदेही ने पूछा। आद्या भी उन्हें प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगी। अमर जी बोले, बेटा अपने पापा पर भरोसा है ना। ये सुनकर वैदेही ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। तो बिना कुछ पूछे साइन कर दो बेटा, अमर जी ने कहा। तो वैदेही ने बिना वो पेपर्स पढ़े साइन कर दिए। अमर जी ने अपने मन में कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जयवीर तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित होगा और एक दिन ये पेपर्स कूड़े के ढेर में ही जाएंगे। उन्होंने आद्या को देखा और बोला, बेटा घूंघट डलवाकर नीचे भेज देना, तुम समझ रही हो ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो आद्या ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। अमर जी चले गए। कुछ देर बाद लड़कियां आई और वैदेही को लेकर चली गई। सीढ़ियों से उतरती वैदेही पर जयवीर की नजर गई। घूंघट की वजह से उसके सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे और होंठों के ठीक नीचे खूबसूरत सा तिल। उस तिल में जयवीर मानो खो सा गया। वो वैदेही के खूबसूरत होंठ और तिल को ही एक टक निहारने लगा। वैदेही को स्टेज पर लाया गया। उनकी जयमाला हुई। उसके बाद शादी की दूसरी रस्में, मंत्र और फेरे पढ़े गए। जयवीर ने मंगलसूत्र पहनाकर और मांग में सिंदूर भरकर वैदेही को अपनी पत्नी बना लिया। विदाई के समय वैदेही का एक आंसू नहीं गिरा। वो ठगी सी सब रस्में होते देखती रही। आद्या बुआ जी से मिलने के बाद वो अपने पापा की गले लगी। मैं जानता हूँ बेटा, तुझे यही लग रहा होगा कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरा मन कहता है कि इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए और मिल ही नहीं सकता था। जयवीर बहुत अच्छा इंसान है बेटा, इसे आहिस्ता आहिस्ता जानने की और समझने की कोशिश करना, फिर देखना तुम्हारा रिश्ता एक अटूट बंधन बन जाएगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना बेटा, बहुत ही संयम और समझदारी से काम लेना होगा तुम्हें, अमर जी ने वैदेही को समझाते हुए कहा और जयवीर के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, मेरी बच्ची बहुत मासूम है बेटा, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जयवीर ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, मैं ख्याल रखूंगा, आप चिंता ना करें। अमर जी ने वैदेही को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। एक आलीशान हवेली के आलीशान बड़े से कमरे की खिड़की पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी वैदेही अपनी भरी आंखों से बाहर आकाश में चमक रहे चांद को देख रही थी। पिछले कुछ घंटों में ही मेरी जिंदगी बदल गई। ये क्यों हुआ मेरे साथ? मुझसे कहाँ गलती हो गई? मैंने तो सबकी खुशियां ही चाही थी, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? जो लम्हे एक लड़की की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं, वही लम्हे मेरी जिंदगी का अभिशाप बन गया। वैदेही अपने मन में ख्यालों के भंवर में गोते लगा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क गए। दरवाजा खड़कने की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने मुड़कर देखा तो एक 27-28 साल का नौजवान अंदर आया, जिसके चेहरे पर गजब का रौब था। वैदेही उसे देखकर थोड़ी घबरा गई। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? वैदेही ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कांपती आवाज में कहा। उस लड़के ने वैदेही पर अपनी एक नजर डाली तो एक पल के लिए वो उसके मासूम चेहरे में खो सा गया। प्यारा सा गोल चेहरा, माथे पर बिंदी, नाक में दुल्हन की बड़ी सी नथ, गालों पर झूलती लड़े, गुलाब की पंखुड़ी से नाजुक होठ, जिस पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। दुल्हन के लाल जोड़े में वैदेही कोई खूबसूरत नाजुक गुड़िया सी लग रही थी।
लेकिन जब उस लड़के की नजर वैदेही की लाल आंखों पर गई तो उसके दिल में कुछ चुभा हो जैसे। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गया। उसके जाते ही वैदेही ने चैन की सांस ली। वो लड़का कमरे से बाहर जैसे ही निकला किसी ने पीछे से आवाज लगाई, जय। लड़के के कदम वहीं रुक गए और उसने पलटकर देखा। लगभग 45 साल की एक महिला मुस्कुराते हुए उसके पास आई। ये है जयवीर की भाभी नीलिमा। क्या हुआ जय, तुम इतनी रात को अपने कमरे से बाहर कहाँ जा रहे हो? जय ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जय, कुछ पूछा है मैंने? फिर से नीलिमा जी ने पूछा। क्या जवाब दूं भाभी माँ? दादी माँ ने कर ली ना अपने मन की। और कौन सा अपना कमरा जहाँ वो लड़की बैठी अपने पति का इंतजार कर रही है, शायद जिसे पता ही नहीं कि उसका पति कौन है। जय ने गुस्से में कहा। जय, तो तुम बताओ ना उसे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो तुम हो। जय की भाभी नीलिमा जी ने कहा। कैसी शादी भाभी माँ? ऐसे कहीं शादी होती है? अरे ये एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील है जो दादी माँ और उसके पापा के बीच हुई है। जयवीर ने गुस्से से कहा। लेकिन बताना तो होगा ना, नीलिमा जी ने कहा। बताना तो होगा, लेकिन सब कुछ इतना उलझ गया है कि समझ नहीं आता कि कैसे सुलझाऊं। जयवीर ने निराशा से कहा। सब ठीक हो जाएगा जय, सब्र रखो। तुम तो जानते हो कि दादी माँ के सामने तो किसी की नहीं चलती। नीलिमा जी ने उसे समझाते हुए कहा। दादी माँ का हम सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सब उनकी बात मानते हैं। वरना आप जानते हो कि ठाकुर जयवीर सिंह को झुकाना किसी के बस में नहीं। जय बोला। जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? कमरे में जाओ। ऐसे रात में तुम्हें किसी ने कमरे से बाहर देख लिया तो उस बेचारी पर उंगलियां उठेंगी। नीलिमा जी ने कहा। गया था कमरे में, लेकिन उसकी घबराहट और आंखों में आए अजनबीपन के एहसास ने मुझे कमरे में रुकने ही नहीं दिया। मुझे देखते ही उसका सवाल था कि कौन हूं मैं, उसके कमरे में कैसे आया? जय ने कहा। लेकिन जय, नीलिमा जी ने इसके आगे कहना चाहा तो जय ने रोक दिया। बस कुछ मत बोलिए भाभी माँ, कल सुबह देखता हूँ कि क्या कैसे करना है। आप भी जाकर सो जाइए, रात बहुत हो गई है। जय ने कहा और आगे बढ़ गया। नीलिमा जी वहीं खड़ी जय को जाते देखती रही। बहुत से सवाल हैं जय, जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे, मुझे ना सही वैदेही को। नीलिमा जी ने जय को जाते देखकर कहा और अपने कमरे में आ गई। कमरे में नीलिमा जी के पति जय के बड़े भाई ठाकुर विक्रम सिंह जी अपना लैपटॉप खोले बैठे थे। मिलाई अपने प्यारे देवर से, विक्रम जी ने नीलिमा जी को देखकर कहा। नीलिमा जी ने कहा। क्या कह रहा था? विक्रम जी ने पूछा। परेशान था। दादी माँ ने क्यों उसे इस अनचाहे रिश्ते में बांध दिया? आपने भी कुछ नहीं किया। नीलिमा, दादी माँ अपनी जबान की पक्की है। उन्होंने एक बार जो तय कर लिया तो उन्हें वो करने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर अमर अंकल भी तो मुश्किल में है। विक्रम जी ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। लेकिन इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की शादी की क्या जरूरत थी? हम अमर अंकल की मदद तो ऐसे ही कर सकते हैं। नीलिमा जी ने कहा। कर तो सकते थे, लेकिन दादी माँ ने ही ये शर्त रखी कि अमर अंकल की बेटी की शादी जैसे होगी तभी हम उनकी मदद करेंगे। विक्रम जी ने कहा। लेकिन इस जबरदस्ती की जरूरत ही क्या थी? नीलिमा जी अब भी असमंजस में थी। तुम तो जय को जानती हो, वो कैसा है, इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानता। वो तो अमर अंकल के डूबते बिजनेस और उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसा किया। साथ ही दादी के प्रेशर में आकर उसने आदमी से शादी करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाया। अगर 1 साल बाद दोनों में से किसी को भी कभी भी ये लगे कि वो इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते तो बिना किसी दबाव के एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए दादी माँ ने भी उसकी ये शर्त मान ली, क्योंकि वो बस ये चाहती थी कि किसी भी तरह से जय की शादी हो जाए। विक्रम जी ने पूरी बात नीलिमा जी को बताई, लेकिन फिर एक बात समझ नहीं आई। शादी जब बड़ी बहन आद्या से तय थी तो शादी छोटी बहन वैदेही से कैसे हो गई? नीलिमा जी ने पूछा। वो इसलिए कि इन शादी के वक्त जय ने आद्या से शादी करने से इनकार कर दिया। विक्रम जी ने कहा। क्या? जय ने बोला क्या? लेकिन क्यों? नीलिमा जी ने हैरानी से पूछा। इसका कारण तो उसने किसी को नहीं बताया और अमर अंकल की बदनामी ना हो इसलिए जब अमर अंकल ने अपनी इज्जत का वास्ता देकर छोटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो जय को मानना ही पड़ा। और दादी माँ तो उससे पहले से ही नाराज थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वैदेही से शादी करनी पड़ी। वरना अमर अंकल के साथ साथ हम भी कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में होते। विक्रम जी ने कहा।
और कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसका क्या हुआ? नीलिमा जी ने कहा, वो तो आखिर वैदी ने ही साइन किए। जब शादी उसने की है तो साइन भी तो उसी की होगी। विक्रम जी ने कहा, इसका मतलब उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी मर्जी से शादी से पहले ही अपने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए और जय को बिना देखे उससे शादी भी कर ली। ये तो बहुत ही बुरा हुआ उस लड़की के साथ। नीलिमा जी ने अफसोस से कहा, हाँ बुरा तो हुआ उसके साथ, लेकिन पापा की मजबूरी और कुछ हद तक दादी की जिद दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। विक्रम जी ने कहा, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। देखा है मैंने उसे, कितनी प्यारी है। ऐसा लगता है कि कोई नाजुक कांच की गुड़िया है कि छूते ही कहीं मैली ना हो जाए। ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, सुना है कॉलेज में पढ़ती है। नीलिमा जी ने कहा, हाँ 19-20 की ही होगी, उससे ज्यादा की नहीं। विक्रम जी ने जवाब दिया, पता नहीं कैसा होगा उनका ये अनचाहा रिश्ता। ये दोनों अनचाहे बंधन में बंध तो गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो माता रानी ही जाने। लेकिन मैं हमेशा वैदेही का साथ दूंगी और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि ये अनचाहा रिश्ता जन्म जन्म का कभी न टूटने वाला प्यारा बंधन बन जाए। नीलिमा जी ने कहा, काश ऐसा ही हो। जय भी खुश रहे अपनी लाइफ में, विक्रम जी ने कहा। नीलिमा जी और विक्रम जी बातें करते करते सो गए। वैदेही यही सब सोचती रात भर खिड़की पर ही खड़ी रही। रात से सुबह हो गई। पंछियों का शोर भोर के आगमन का इशारा दे रहा था। वैदेही ने आलस में अंगड़ाई ली और अपनी चुंडी उतार कर बिस्तर पर लेट गई। थके होने की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ देर बाद जय आहिस्ता से कमरे में आया तो उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी चुंडी पर गई। उसने चुंडी उठाई और बेड पर रख दी। उसकी नजरें बेड पर सो रही वैदेही पर गई। इस समय उसके चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव उसके पास आया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। उसकी नजर उसके होठों और उसके नीचे के खूबसूरत तिल पर ठहर गई। जय हल्का सा झुका और उसके गालों पर आ रही लटों को अपनी उंगलियों से हल्के से पीछे लिया। वैदेही नींद में ही कुनमुनाई तो जय तुरंत पीछे हो गया। उसने वैदेही को ब्लैंकेट उड़ाया, एसी का टेम्परेचर सेट किया, फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया। वैदेही अभी भी सो रही थी। उसने एक नजर उस पर डाली, फिर अपना सिर झुटक कर कमरे से बाहर आ गया। जय कमरे से निकलकर नीचे आया और वो घर से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? पीछे से आवाज आई तो बाहर जाते उसके कदम ठिठक गए। उसने पलट कर देखा, उसकी दादी कल्याणी देवी जी खड़ी थी, एक रौबदार महिला जिसके चेहरे पर अपने रुतबे ऊंचे और अमीर खानदान का घमंड साफ नजर आ रहा था। कुछ पूछा है मैंने जय? उन्होंने दोबारा कहा। दादी माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जय ने सहजता से कहा। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऑफिस? तुम शायद भूल रहे हो कि कल ही तुम्हारी शादी हुई है, कल्याणी देवी जी बोली। ओ प्लीज दादी माँ, मैंने कर लिया ना वो जो आपने चाहा, आपके कहने से शादी कर ली ना, तो बस अब इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, जय ने खींचकर कहा। जय, ये क्या तरीका है अपनी दादी माँ से बात करने का? उन्होंने सख्त आवाज में कहा। सॉरी दादी माँ, जय ने सिर झुका लिया। और शादी कर ली बस, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ शादी करने तक ही तुम्हारा रोल है क्या बेटा? तुम्हारी शादी इसलिए नहीं कराई कि शादी के दूसरे दिन ही तुम अपनी पत्नी को छोड़कर ऑफिस चले जाओ, दादी माँ बोली। दादी माँ आप तो जानती हैं इस शादी की असलियत, तो फिर ये दिखावा किस लिए? आपने जबरदस्ती करके मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन जबरदस्ती अब रिश्ता निभाने के लिए नहीं कर सकती, जय ने कहा और जाने लगा। जय, शाम को तुम्हारी पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म है और उसमें तुम्हें रहना होगा, दादी माँ पीछे बोलती रही और जय बिना कोई जवाब दिए बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस चला गया। कल्याणी देवी जी वहीं खड़ी देखती रह गई। दादी माँ, नीलिमा जी की आवाज पर कल्याणी देवी जी ने उनकी ओर देखा। दादी माँ आप आइए नाश्ता कीजिए और जय की चिंता मत करिए, वो आ जाएगा टाइम से, नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कल्याणी देवी जी ने भी मुस्कुरा दिया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। नीलिमा जी ने उनके लिए चेयर खींची और आदर के साथ चेयर पर बिठाया और उनके आगे प्लेट रख कर नाश्ता लगाने लगी। नीलिमा, तुम्हारी देवरानी उठ गई, अगर नहीं उठी तो जाकर उठाओ और उसे इस घर के तौर तरीके सिखाओ और बताओ उसे कि इस घर में बहुएं कैसी रहती हैं, कल्याणी देवी जी ने नाश्ता करते हुए कहा। दादी माँ अगर आप इजाजत दें आपसे एक बात पूछूं, नीलिमा जी ने हिचकिचाते हुए कहा।
यही ना कि ऐसे शादी की क्या जरूरत थी? कल्याणी देवी जी बोली। जी, नीलिमा जी ने आहिस्ता से कहा। कल्याणी देवी जी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा पोता ऐसे जिंदगी भर अकेला रहे। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ी। पता नहीं शादी के नाम से क्यों नफरत है उसे। और कुछ अमर जी की भी मजबूरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐन वक्त पर आद्या से शादी ना करने की जिद पकड़ ली उसने। तो वैदेही के लिए मनाया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हो जाने के बाद। लेकिन दादी माँ, ये तो वैदेही के साथ गलत हुआ ना। उसने तो जय को देखा तक नहीं, बिना जाने बिना समझे एक अजनबी से शादी कर ली, उस लड़की ने अपने पापा के लिए। नीलिमा जी ने कहा, जानती हूँ उसके साथ ये शादी होना गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की चाही शादी है वो एक दिन अटूट बंधन बन जाएगा। वैदेही को मैं इतना नहीं जानती, लेकिन जो लड़की अपने पापा के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक पल में ले सकती है, वो मेरे जय को भी बदल सकती है। तुम देखना नीलिमा, एक दिन जरूर आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बुरा तो मेरा जय भी नहीं है। कल्याणी देव जी ने कहा तो नीलिमा जी के साथ साथ विक्रम जी भी मुस्कुराने लगे। शायद आप ठीक ही कह रही हैं दादी माँ। विक्रम जी ने भी सहमति जताई और फिर नाश्ता करने लगे। नीलिमा, जाओ जाकर देखो वैदेही रेडी हुई या नहीं, कल्याणी देव जी ने कहा तो नीलिमा जी ने हाँ में सिर हिला दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। नीलिमा जी ने कमरे के दरवाजे को हल्का खटखटाया। आ जाइए। अंदर से नीलिमा जी को धीमी और प्यारी सी आवाज आई। नीलिमा जी ने अंदर आकर देखा तो वैदेही नहाकर रेडी थी, लेकिन उसने लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। अरे, तुम तो नहाकर रेडी भी हो, और मैं सोच रही थी कि थकी होंगी इसलिए अब तक सो रही हो। नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वैदेही ने नीलिमा जी को नजर उठाकर देखा। जी, सो तो रही थी, फिर एकदम से नींद खुल गई और टाइम देखकर लगा कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए नहा भी लिया। वैदेही ने धीमे से कहा, लेकिन तुमने ये लोअर और टी शर्ट क्यों पहन ली? नीलिमा जी ने पूछा। मतलब? वैदेही ने ना समझी में कहा। मतलब कि तुम नई नवेली दुल्हन हो इस घर की बहू हो तुम, तो तुम्हें उस हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए ना। जी, मैं समझ गई, लेकिन आप तो जानती हैं कि ये शादी कैसे अचानक हो गई, और मेरे बैग में तो बस जीन्स, स्कर्ट और ड्रेसेस वगैरह हैं, तो मैंने यही पहन लिया। वैदेही ने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कपड़े अभी आ जाते हैं। वैसे भी दादी माँ ने आने वाली बहू के लिए सारी तैयारी पहले से कर रखी है। ये बोलकर नीलिमा जी ने वहीं रखा इंटरकॉम उठाया और किसी को फोन लगाया। कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख दिया। अभी आ जाएंगे तुम्हारे कपड़े और बाकी का जरूरी सामान। नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर वैदेही ने बस एक नजर नीलिमा जी को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वैदेही, तुम हमेशा से ही कुछ कम बोलती हो या यहीं आकर चुप हो गई हो? नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही फिर से नीलिमा जी को देखने लगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की हालत, उथल पुथल मची होगी तुम्हारे अंदर बहुत। जिस तरह से ये शादी हुई आसान नहीं है, यूं किसी अजनबी को अपना पति एक्सेप्ट कर लेना। हर लड़की के मन में अपने पति को लेकर कुछ सपने होते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। बस तुम्हें उसे समझने की देर है। उन्हें समझने की कोशिश करो, धीरज और संयम बनाकर रखो तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमारे देश में 90% शादियां तो अरेंज मैरिज ही होती हैं। क्या पता साथ रहते रहते तुम दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाए। नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वैदेही उन्हें हैरानी से देखने लगी। अरे, ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ, दिल का हीरा है मेरा देवर। एक बार कोई उसके मन में बस गया तो उस पर जान छिड़कने लगता है अपनी, सबकी परवाह करता है। हाँ, थोड़ा गुस्सेल है, लेकिन दिल का बहुत ही कोमल। साथ रहोगी तो सब जान जाओगी। और इस घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो या मन में कोई बात आए तो मुझसे दिल खोलकर बिना किसी झिझक के बात कर सकती हो। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वैदेही उनके गले लग गई। थैंक यू भाभी, थैंक यू। जब से आई हूँ तब से ही एक अजनबी पंसा लगा मुझे, लेकिन आपको देखकर, आपसे बात करके थोड़ी हिम्मत मिली, वैदेही ने कहा और 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क गए। नीलिमा जी प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। उसी समय दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर आ जाओ, नीलिमा जी ने कहा तो 2 लड़कियां अपने हाथों में खूब सारे सूट और साड़ियां हैंगर स्टैंड में लेकर अंदर आई।
वैदेही उन्हें हैरानी से देखने लग गई। एक और लड़की आई जिसके हाथ में मेकअप और कॉस्मेटिक्स का सामान था। सारा सामान कमरे में रखकर वो लोग चले गए। देखो, आप डिसाइड करोगे क्या पहनना है, नीलिमा जी ने कहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए भाभी की क्या पहनो, वैदेही ने कंफ्यूजन से कहा। ये सुनकर नीलिमा जी ने साड़ियों में से एक लाल कलर की साड़ी निकाली और वैदेही पर लगाते हुए बोली, अभी के लिए ये पहन लो और शाम के लिए ये वाला लहंगा, शाम को मोती खाई की रस्म है। ये बोलकर नीलिमा जी ने एक मैरून कलर का लहंगा भी निकाल कर रख दिया। वैदेही अभी भी हाथ में साड़ी लिए खड़ी थी। क्या हुआ, जाओ जल्दी से पहन कर आओ, नीलिमा जी ने कहा। मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, वैदेही ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं, लाओ मैं पहना देती हूँ, बाद में सीख लेना, नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और वैदेही के हाथ से साड़ी लेकर उसे पहनाने लगी। साड़ी पहनाने के बाद आईने के सामने खड़ा करके बोली, आज के बाद अपनी मांग कभी खाली मत रखना, हमेशा सिंदूर लगा कर रखना, वरना दादी माँ नाराज हो जाएंगी। वैसे भी एक सुहागन की मांग कभी खाली नहीं होनी चाहिए, समझ गई, नीलिमा जी ने प्यार से कहा। वैदेही ने आहिस्ता से कहा और सिंदूर की डिबिया उठाकर अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। कितनी प्यारी लग रही हो, अब लग रही हो ना नई नवेली दुल्हन, चलो नीचे चलो, नीलिमा जी ने कहा और दोनों नीचे आ गई। नीचे दादी माँ को देखकर वैदेही ने उनके पांव छुए। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पोतो फलो, कल्याणी देवी जी ने अपने ही अंदाज में बड़ी खुशी से आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर लग रही हो, दादी माँ ने नजर उतारते हुए कहा। बैठो, नाश्ता करो, दादी माँ ने कहा तो वैदेही नाश्ता करने बैठ गई। वो चुपचाप खामोशी से नाश्ता करने लगी। आज शाम को मोती खाई की रस्म है, तुम्हें तो पता ही होगा, दादी माँ ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। जी, वैदेही ने जवाब दिया। तुम्हें रेडी करने के लिए ब्यूटिशियन आ जाएगी, वैसे तो तुम सुंदर ही हो, लेकिन आज शाम तुम्हें बहुत सुंदर लगना है, लोगों को भी तो पता चले कि कल्याणी देवी की पोता बहू चांद से खूबसूरत है, कल्याणी देवी जी ने घमंड से कहा और अपने कमरे में चली गई। नीलिमा जी दादी माँ की बात सुनकर मुस्कुराकर वहीं वैदेही के बगल में बैठकर नाश्ता करने लगी। वैदेही को चुप देखकर नीलिमा जी ने पूछा, क्या हुआ, दादी माँ के बारे में सोच रही हो? जी, दादी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? वैदेही ने कहा। हाँ, थोड़ी सख्त है लेकिन इतनी भी कठोर नहीं, बस उन्हें अपनी इज्जत, अपना रुतबा, इन सब का कुछ ज्यादा ही ख्याल है, नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही ने फिर से सिर हिला दिया। दोनों ने नाश्ता किया। अब तुम जाकर आराम करो, वरना शाम की रस्म में थकी थकी सी लगोगी, नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही फिर से अपने कमरे में आ गई। वो कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी साड़ी निकाल कर फेंक दी और लेटते ही उसे नींद आ गई। शाम के फंक्शन की सारी तैयारी हो चुकी थी। आस पड़ोस की, नाते रिश्तेदारों से जानने वाली सारी औरतें आई हुई थी। कल्याणी निवास में अच्छी खासी भीड़ थी। वैदेही को घूंघट डालकर सबके बीच बैठाया गया और एक एक करके उसका चेहरा देखकर उसे गिफ्ट देने लगे। जो देखता वही के था। बहू तो बहुत सुंदर लाई हो कल्याणी देवी जी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ये सुनकर कल्याणी देवी जी बहुत खुश हुई। आपका पोता जयवीर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, मिसेस शर्मा ने पूछा। जी, अभी आता ही होगा, किसी काम से बाहर गया है, कल्याणी देवी जी बोली। लो, ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया कि अपनी ही बीवी की मुंह दिखाई में नहीं आया, मिसेस चौहान ने तन से कहा। तो कुछ औरतें मुंह दबाकर हंसने लगी। इस पर कल्याणी देवी जी भी बोली, वैसे भी मुंह दिखाई में पोते का क्या काम, लेकिन फिर भी वो आ जाएगा थोड़ी देर में, कल्याणी देवी जी ने कहा। तभी उनकी नजर गेट पर गई, जहां से जयवीर अंदर ही चल आ रहा था। लो, आ गया मेरा पोता, कल्याणी देवी जी खुश होकर बोली। तो सभी औरतें उस ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। मिसेस चौहान उसके पास आकर बोली, जयवीर बेटा, क्या दुल्हन चुनकर लाया है अपने लिए, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ये सुनकर जय की नजरें अनायास ही वैदेही की ओर उठ गई। उसने देखा वैदेही सभी औरतों के बीच घूंघट में नजरें झुकाए बैठी है। उसकी झीनी चुंडी से उसका खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। जयवीर की नजर एक बार फिर उसके होंठ और उसके नीचे काले तिल पर ठहर गई। आप ही की हैं देवर जी, कमरे में बैठकर आराम से देख लेना, नीलिमा जी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी और वो झेमते हुए बोला, नहीं भाभी, मैं वो उसे नहीं, कुछ और देख रहा था। अच्छा, नीलिमा जी ने कहा और उसे छेड़ते हुए बोली,
अरे जाओ जी देवर जी, ये सब ना हमें मत सिखाओ, हम खूब समझते हैं ऐसी बातों को। ये सुनकर जय भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गया और नीलिमा जी उसे ऐसे ज्यादा देखकर मुस्कुराने लगी। जय ने कमरे में आकर देखा तो कपड़ों का ढेर लगा था और कॉस्मेटिक की सारी चीजें उसकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। जय झुंझुला उठा, उसे अपना कमरा साफ सुथरा रखना पसंद है। अब ये सब भी रहेगा मेरे कमरे में, झेलो, अब ये सब भी झेलो, जय ने खुद से ही कहा और वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर वो नीचे आया। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो गई थी। जय की नजरें बार बार वैदेही पर ही ठहर जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार की कोई कैफियत जय अपने आप को ना दे सका। रात के समय वैदेही अपने कमरे में आ गई थी। वो बहुत थकी हुई थी। उसने अपनी चुन्नी उतार कर जमीन पर फेंक दी और अपनी ब्लाउज की डोरी खोलकर ब्लाउज कुछ ढीला कर लिया और झल्लाकर बोली, ओ गॉड, अब जाकर सांस आई। पता नहीं ये औरतें कैसे पहन लेती हैं इतना टाइट ब्लाउज। मेरा तो दम घुट रहा था। और ये हैवी ज्वेलरी कैसे पहन लेती हैं ये सब? वैदेही ने कहा और गले का हार निकाल कर बेड पर रख दिया और अपने झुमके उतारने लगी। उसी समय दरवाजा एक झटके से खोलकर जय अंदर आया। इस समय वैदेही की पीठ जय की ओर थी। दरवाजा खुलते ही वैदेही पलट गई और खुद को दोनों हाथों से कवर करके गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? किसी के कमरे में ऐसे आया जाता है? और जमीन से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। लेकिन पीछे लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने से उसकी खुली पीठ फिर भी जय को साफ नजर आ रही थी। जय ने एक नजर आईने में देखा, फिर अपनी नजरें फेरी। वैदेही ने उसे गौर से देखा और याद करते हुए बोली, एक मिनट, अब याद आया, तुम वही हो ना जो कल रात भी मेरे कमरे में आए थे? कमाल है, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ऐसे किसी के कमरे में कैसे जा सकते हो? और स्पेशली मेरे कमरे में बार बार आने का क्या रीजन है? और तुम हो कौन जो ऐसे धड़ल्ले से इस घर में घूम रहे हो? मेहमान हो इस घर के? शादी में आई हो? वैदेही नॉन स्टॉप सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और जय खामोशी से उसे बस देख रहा था। उसे चुप देखकर वैदेही फिर से बोली, ओ हेलो, कहाँ खो गए? जाओ यहाँ से, चलो निकलो मेरे कमरे से। वैदेही ने उंगली दिखाकर कहा तो जय आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर वैदेही घबराते हुए बोली, अरे तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? जाओ, देखो मैं शोर मचाऊंगी। अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा वैसा आ रहा है ना, तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर मेरे पति को पता चला ना कि तुम ऐसे रात में मेरे कमरे में आकर मुझे डरा रहे हो, तो तुम्हारी खैर नहीं, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें, समझे? तो दूर रहो मुझसे, समझे? ये सुनकर जय ने उसे घूरते हुए कहा, पति? तुम्हारा पति? हाँ मेरे पति यही हैं, अभी बुलाती हूँ, इसके पहले कि वो आकर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दे। जाओ यहाँ से। वैदेही अटकते हुए बोली, कौन है तुम्हारा पति? जानती हो उसे? देखा है कभी? नाम तो पता ही होगा ना अपने पति का, तो बुलाओ। जय ने करीब आकर कहा, हाँ हाँ जानती हूँ ना। कोई भला अपने पति को नहीं जानेगा क्या? जयवीर नाम है उनका। वैदेही ने अपना डर छुपाते हुए कहा। लेकिन उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जय के दिल में सुकून उतर आया हो जैसे। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा? क्या नाम है तुम्हारे पति का? वो फिर से अपना नाम वैदेही के मुंह से सुनना चाहता था। अरे बोलो ना जयवीर, ठाकुर जयवीर सिंह नाम है उनका। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो बहुत बुरी तरह मारेंगे। बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं ये, मोटे मोटे डोले शोले हैं उनके, इसलिए कह रही हूँ अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ यहाँ से, जाओ। वैदेही ने जय को डराते हुए कहा। वैदेही के चेहरे पर घबराहट से पसीने की बूंदें चमकने लगी। वैदेही की मासूमियत देखकर जय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर उसने मुस्कान छुपाते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मत बुलाओ अपने पति को। और कमरे से बाहर आकर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर नीलिमा जी जो अपने कमरे की ओर जा रही थी उसकी ओर आ गई। क्या बात है देवर जी, बड़े मुस्कुरा रहे हो? कहीं देवरानी जी ने कोई जोक तो नहीं सुना दिया? नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जोक? हाँ भाभी माँ, एक्चुअली वो जोक ही था। जय बोला, मतलब? नीलिमा जी ना समझी के भाव से बोली, मतलब ये कि मुझे मेरे ही नाम से धमका रही है आपकी प्यारी देवरानी। जय मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी नहीं समझी देवर जी। नीलिमा जी बोली, भाभी माँ, उसने मुझे कमरे से धमका कर बाहर निकाल दिया। और धमकी में क्या कहा पता है? जय ने कहा तो नीलिमा जी ने नाम एक गर्दन हिला दी। बोल रही थी मेरे कमरे से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने पति को बुला लूंगी और वो तुम्हें खूब मारेंगे, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। जय ने मजाक के लहजे में कहा।
अरे तो बता दे कि जिस पति के नाम की धमकियां वो दे रही है वो तुम ही हो उसके पति। नीलिमा जी ने हंसते हुए कहा। नहीं भाभी माँ, मन नहीं क्या, बहुत मासूम है वो। भाभी माँ, मैं नहीं चाहता कि उसकी मासूमियत खो जाए। जय ने गंभीरता से कहा। तुम सही कह रहे हो, सच में बहुत मासूम है वो। उसे बहुत ही संभालना होगा, तुम्हें बहुत संभाल कर निभाह करना होगा। नीलिमा जी बोली तो जय फिर से वैदेही की बातों को याद करके मुस्कुराने लगा। नीलिमा जी को जय के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जय मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और नीलिमा जी उसे मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। आगे क्या होगा? जब वैदेही जय को अपने पति के रूप में देखेगी तो क्या करेगी? क्या इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।